Hello students, welcome to my channel The Biology Link. So in today's video we will be discussing disorders that are given in NCERT. So हम लोग इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम के, एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। या फिर हम कह सकते हैं इन शॉर्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है एज़मा। तो जो एज़मा होता है उसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी कि जैसे ये ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स हैं, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो जो हमारी एयर पैसेज है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। यानी कि जो इंसान अब ब्रीदिंग करेगा उसको क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो हम कह सकते हैं जिस इसमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही साथ जब हम जिस पेशेंट को एज़मा है उसको नोटिस करेंगे तो जब वो एक्सपायरेशन कर रहा होगा तो हमें थोड़ी वीजिंग साउंड भी सुनाई देगी। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका हम कह सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर और एक्यूट डिसऑर्डर में अंतर होता है। जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो समय के साथ और ख़राब होते जाते हैं और ये मेनली जल्दी सही नहीं होते। जैसे हम कह सकते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं। विद टाइम इट गेट्स मोर बैड। ये इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जो बंदा स्मोकिंग करता है उसकी जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि जो एल्वियोलर वॉल्स हैं उसी पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जिसकी एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो गई तो उसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। जो तीसरा डिसऑर्डर है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गई, हमारी स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गई, जिसमें डस्ट प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डेली बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो कम्प्लीटली उससे कोप अप नहीं कर पाता। ठीक है। जिसके वजह से अगर आप लॉन्ग टाइम में उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी, किसमें, फाइब्रस टिश्यू ऑफ लंग्स में, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लंग है वो डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए बोला जाता है कि जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में, उनको हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए ताकि उनको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर ना हो। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। तो जो पहला है वो है हाइपरटेंशन, या फिर हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। यानी कि 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 क्या डायस्टोलिक प्रेशर, ये नॉर्मल है। यदि किसी इंसान का इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा, जैसे 140/90 रिपीटेडली उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है, 140/90 से ज़्यादा या 140/90 की इक्वल, तो हम कह देते हैं कि उस इंसान को क्या है, हाइपर टेंशन हो गया, यानी कि उसका बीमारी हो गई। इसको हम कहते हैं उसको ब्लड प्रेशर रहने लगा, हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसका। अब जिस इंसान को हाइपर टेंशन रहता है तो उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो ब्रेन और किडनी है, उसको भी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसको और हार्ट डिसीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसको शॉर्ट में CAD कहते हैं या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड हमारी हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू का क्या हो जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है। जैसे ये आर्टरी है हमारे कर रही है, इसमें इस सब का डिपोजिशन हो गया। तो जो नॉर्मल आर्टरी है, ये आर्टरी में डिपोजिशन हो गया तो ये इजी, इसमें मतलब जो ब्लड पैसेज है वो ज़्यादा है तो ईजिली ब्लड फ्लो करेगा। इसमें क्या है, वो नैरो हो गया है। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होगी। जो नेक्स्ट है वो है अजाइना, जिसका एक अजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है
इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हार्ट मसल्स को जितनी उनको ज़रूरत है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती। ये ज़्यादातर मिडिल एज या फिर एल्डरली लोगों में कॉमन है, मैन वुमेन दोनों में होती है। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करती है। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब जब हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब जो उसका काम है पंप करने का वो काम कर ही नहीं पा रहा है, यानी कि हमारा हार्ट फेल कर रहा है, उसी को हम हार्ट फेलियर कहते हैं कि वो जो ब्लड पंप कर रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना इफ़िशिएंटली नहीं कर रहा जितना हमारी बॉडी को डिमांड है। फिर 2 टर्म और आते हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये दोनों अलग टर्म्स हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है तो हम कहते हैं कि उस इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है या कभी वो डैमेज हो जाए क्योंकि कभी ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो गया, जो भी रीज़न है उसके वजह से जब वो हार्ट मसल्स डैमेज हो जाए एकदम से तो हम कहते हैं कि उस इंसान को हार्ट अटैक आया है। उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो पहला है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, जब हमारी किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही। जो हमारी किडनी का मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड से यूरिया को रिमूव करना, तो वो यूरिया को रिमूव नहीं कर पा रही, तो धीरे धीरे जो हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो कंडीशन यूरेमिया है। ठीक है, ये जो यूरिया है वो एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो हम जानते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तभी हम उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। जिसको यूरेमिया रहता है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके किडनी फेलियर होने के या फिर रीनल फेलियर होने के। तो ऐसे पेशेंट्स जिसको यूरेमिया है और उनकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है उनके लिए हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो यूरिया एक्युमुलेट हो रहा है बॉडी में उसको रिमूव करता है। तो प्रोसेस कैसा होता है, जो पेशेंट है उसकी आर्टरी में से हम ब्लड निकालेंगे, उसमें हेपारिन जो कि एक एंटी कोएगुलेंट है मिक्स करेंगे और डायलिसिस यूनिट में डालेंगे। हम नहीं चाहते कि हम उससे ब्लड उसकी बॉडी से ब्लड निकालें और वो कहीं भी किसी भी स्टेप में कोएगुलेट हो जाए, तो इसलिए हम एंटी कोएगुलेंट है जो कि हेपारिन वो डालते हैं, तो डायलिसिस यूनिट में डालेंगे। डायलिसिस यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसमें क्या 2 पार्ट से बनकर मिलता है। इसमें एक सिलोफिन ट्यूब होती है, एक फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड है उसको हम डायलिसिंग फ्लूइड भी कहते हैं, और जो इसका कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा होता है, बट इसमें क्या नहीं मिलता, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, ये इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसको कंसनट्रेशन बेसिस पे ही रिमूव कर रहे होते हैं। जो हमारी सिलोफिन ट्यूब होती है वो हमारी पोरस होती है, उसको हम पोरस इसलिए रखते हैं ताकि जो यूरिया है वो कंसनट्रेशन बेसिस पे बाहर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा जब ये प्रोसेस हो गया तो जो हमारा ब्लड है वो अब क्लीन हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि अब उसको हमें वापस से ब्लड को ह्यूमन बॉडी में भी तो भेजना है, तब उसमें हम एंटी हेपारिन मिक्स करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम ह्यूमन के जो पेशेंट है उसके वेन में डालते हैं। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब हमारी किडनी ही फेल हो गई, किडनी काम ही नहीं करी, तो एक ही उपाय है इसका कि अब हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इसमें 2 लोग होते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, एक होता है डोनर, एक होता है पेशेंट जिसकी किडनी ख़राब हुई है। तो जो हम चाहते हैं कि जिससे हम किडनी ले रहे हैं, जिसकी हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेशेंट में, वो उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके थोड़े बहुत कंपैरेटिव टू अदर्स उसकी ज़्यादा टिश्यू मैचिंग, ग्राफ्ट मैचिंग ज़्यादा होगी, तो जो चांसेस है रिजेक्शन का, ग्राफ्ट रिजेक्शन का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, दैट इज़ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद है रीनल कैल्कुलाई। कैल्कुलाई मतलब जब हमारी किडनी में स्टोन हो गए तो हम कहते हैं कि रीनल कैल्कुलाई। स्टोन किस चीज़ का होता है, ये एक इनसॉल्यूबल सा मास होता है, क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है, और किससे बना होता है, ऑक्सलेट से बना होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो आइटिस है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जब ग्लोमेरुलस जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट है उसमें का इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। पहला है गाउट। गाउट में क्या होता है, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो गया, और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो यूरिक एसिड
के क्रिस्टल्स हैं वो जाके अक्यूमुलेट होने लग गए हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस डिसऑर्डर को हम गाउट कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये आपको फीमेल में देखने को मिलेगी मेनली। क्यों होती है? क्योंकि जो ईस्ट्रोजन का अमाउंट है वो कम हो रहा है, यानी कि मतलब मेनोपॉज के जब फीमेल उसके पास होगी तब ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो रहा है तो जो बोन मास है वो भी कम होगा। अब बोन मास अगर कम होगा तो फ्रैक्चर के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेटनी। टेटनी क्या है? जैसे हम लोग सो रहे हैं या कुछ हो रहा है, हमें रैपिडली मतलब अचानक से हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है, स्पैज़म आ जाता है, दैट इज़ टेटनी। किसके वजह से आता है? कि जैसे कैल्शियम की जो कमी हो गई है बॉडी फ्लूइड में, उसके वजह से टेटनी डिसऑर्डर होता है। अर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, आइटिस। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मिस्थेनिया ग्रेविस, ये नीट में इम्पॉर्टेंट है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनका डीजनरेशन होने लगता है। वहीं जो मिस्थेनिया ग्रेविस है दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बहुत बार नीट में आता है, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मिस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। अब अच्छे से जो हमारी मैसेजेस जा रहे हैं वो अच्छे से नहीं जा पाते। अब इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें हम थकान रहती है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की वीकनिंग होने लग जाती है, पैरालिसिस का भी ज़्यादा चांसेस रहता है, दैट इज़ फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब समझ ये डिसऑर्डर्स जितने भी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस किए हैं वो समझ आया होगा। इसमें क्वेश्चंस नीट में आने के बहुत चांसेस होते हैं और यूजुअली आते भी हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।